नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। बस अपना प्यार दीजिए साथियों। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज का मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है भैया? मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, 1 मिनट साथियों। हाँ, किसानों को आकर्षक कीमत मिले, क्या ये राइट आंसर होगा? अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, क्या ये राइट होगा? इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके, या फिर इस योजना से लाभ कमाना, क्या होगा भैया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है भैया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1940 में आया था। लेकिन भैया विस्तार पूछा जाए आपसे, इस्टेब्लिश 1940 में, लेकिन आपसे विस्तार पूछा जाए तो विस्तार क्या होगा इसका? 1970 से ये कहीं ना कहीं 1970 और 1980 में ये रनिंग में आया भैया, ये ध्यान रखना। फिलहाल पहले नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। क्या बागवानी क्षेत्र को समग्र वृद्धि कराना, किसानों की आय में वृद्धि करना, या सेस्तर प्रबंध, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, या मानव संसाधन विकास करना? तो क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर? देखिए साथियों, बिल्कुल भैया, जो बागवानी ये जब योजना आई थी, ये कब आई थी? तो ये 2005 से 2006 में आई थी। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव संसाधन का विकास करना, कहीं ना कहीं यही राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी? क्या तीसरी में, सातवीं में, पांचवीं में, या नौवीं में? बिल्कुल, कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर की थी भैया। वो कृषि उत्पादन दर कितनी थी? बिल्कुल भैया, कृषि उत्पादन दर, ये भी आपको बताना है, उत्पादन दर कितनी थी। बिल्कुल, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी? तो ये कहीं ना कहीं आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में माइनस में भैया, कहीं ना कहीं -1% जो है वो आपकी कृषि उत्पादन दर हुई थी। ये एक आपातकाल था भैया भारत के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, हॉर्टिकल्चर, इसका उद्देश्य क्या था? बागवानी क्षेत्र का विकास करना। किसका भैया? बागवानी क्षेत्र का विकास करना। बागवानी क्षेत्र का विकास करना भैया, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य था। ठीक है, बिल्कुल। ये कब आई थी? तो ये कहीं ना कहीं आपकी, बिल्कुल वेरी गुड भैया, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था ये आपको कमेंट करना है। हॉर्टिकल्चर आपसे स्पेशली पूछा जाए कब आई, तो ये 2005 में आई थी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना। क्या टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य नियंत्रण करना, अनाजों के मूल्य का नियंत्रण, दलहनों के मूल्य का नियंत्रण, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं भैया, अनाजों के मूल्य का नियंत्रण नहीं है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन जो है कहीं ना कहीं टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण करना है। ठीक है, बिल्कुल भैया। ये योजना कहीं ना कहीं 2018 से 2019 में चलाई गई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? संपदा योजना क्या कृषि क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से या सार्वजनिक उपक्रमों से? कब आई थी ये योजना? अगर आपसे पूछा जाए तो ये 16 से भैया कहीं ना कहीं 20 में आई थी। ठीक है, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना और किसानों की आय बढ़ाना ही इस योजना का मतलब था भैया। तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? ये कहीं ना कृषि क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? क्या वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में या वर्ष 2005 में? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? बिल्कुल, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ भैया? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है भैया, बिल्कुल। हाँ, कब किया गया? तो ये कहीं ना कहीं 2004 में किया गया था। किसका? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? क्या अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई या सूरत? तो क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। कहीं ना कहीं मुंबई जो है वो वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? क्या 1957 में, 1948, 1950 या 1956 में? कब भैया? बिल्कुल, उस टाइम आपसे अगर पूछे जाएं भैया स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री आपसे पूछे जाएं, कौन भैया? उद्योग मंत्री, और पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना भैया। कौन थे भैया? श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं ना कहीं उस टाइम उद्योग मंत्री थे जब ये योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है भैया? हीरा, बिल्कुल, नई दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, जयपुर में? आपसे खान नहीं पूछी गई है, संस्थान पूछा गया है जहाँ उसका भैया क्या किया जाता है, कमेंट करना भैया, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कब भैया? बिल्कुल, हीरा संस्थान ये आपसे पूछा जाए कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1978 में ये इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और ये कब भैया, कहाँ है? तो ये कहीं ना कहीं आपका सूरत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? क्या सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त है? भिलाई स्टील, कमेंट करना। इसका संयंत्र जो है वो भैया कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ में है। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1955 में की गई थी। इसमें सेल की बात की जाती है, सेल के अकॉर्डिंग ये भिलाई स्टील संयंत्र आता है। ठीक है साथियों, और ये कैसी संस्था है? ये कहीं ना कहीं आपकी एक सार्वजनिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें 12 नंबर में डी ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन आंसर आपका इन्हीं में है। राष्ट्रीय निवेश कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, एनआईएफ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है, ये ध्यान रखना। क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें प्रत्यक्ष विदेश निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है, या इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं, या इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है? तो क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही भाई, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है, यही एनआईएफ भैया संबंध है। अगला क्वेश्चन,
भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? क्या 6, 7, 10 या 9? तो कमेंट करना। हम आपको बताते हैं भैया कौन कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले आपकी आती है एक सेल, ठीक है। फिर आपकी कहीं आती है ONGC, ONGC, ठीक है साथियों, ONGC, ONGC, ठीक है। फिर उसके बाद IOC यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी NTPC, ठीक है। फिर आपकी कहीं ना कहीं CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर आपकी आती है भैया वेल, VHEL, ठीक है। फिर आपकी गेल आती है, GAIL, गेल आती है। और फिर आपकी VPCL आती है, VPCL आती है। इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है भैया, बिल्कुल। फिर आती है आपकी HPCL, और फिर आती है आपकी PGCIL, ठीक है। तो ये कितनी कंपनियां हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपसे पूछा गया है, तो कौन सा? लौह इस्पात, परिवहन, उर्वरक या इस्पात? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? बिल्कुल, वेरी गुड भैया, लौह इस्पात आता है, उर्वरक भी आता है, इस्पात भी आता है, लेकिन परिवहन नहीं आता है, हमसे नहीं पूछा गया। तो वी आंसर इज द करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? क्या मनमोहन सिंह, वसंत सेठ, शिव शंकर या NK सिंह? तो क्या होगा 15 नंबर का राइट आंसर? क्या होगा? NK सिंह। NK सिंह कहीं ना कहीं आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भैया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कीजिए भैया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? वैट क्या है भैया? एक कहीं ना कहीं कर है। क्या है? कहीं ना कहीं एक कर है, बिल्कुल। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 10 अप्रैल 1900 भैया, 1900 कब? 1954 में ये सबसे पहले आपका फ्रांस में लागू किया गया था। ये कैसा कर है आपसे पूछा जाए तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है साथियों। अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट कर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये भारत में कब लागू हुआ? भारत में कहीं ना कहीं आपका 1 अप्रैल बिल्कुल 2005 में लागू हुआ, ठीक है। आपसे GST पूछा जाए, बिल्कुल GST पूछा जाए, गुड सर्विस टैक्स, तो 1 जुलाई कब? 2017 में स्टार्ट किया गया, ठीक है साथियों। फिलहाल सबसे पहले वैट जो है आपका वो फ्रांस में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा निकाय ये निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का होगा? क्या वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या वित्त मंत्रालय? कमेंट करना। नीति आयोग का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए भैया, तो अध्यक्ष कौन होता है भैया? कमेंट करना, बिल्कुल। क्या होता है? PM होता है भैया, ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल कौन सा निकाय ये निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का होगा? तो ये कहीं ना कहीं आपका वित्त आयोग ये डिसाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? जो इनडायरेक्ट कर होता है, क्या अधोगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील या आनुपातिक? बिल्कुल, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो उपभोक्ता के द्वारा सीधे निर्धारित मतलब लिया जाता है, वही आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। तो ये कैसा कर होगा? ये कहीं ना कहीं प्रतिगामी होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? क्या IRDA, CII, MRBI या SEBI? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, बिल्कुल। हाँ, अब ये IRDA के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ये इंश्योरेंस
इंश्योरेंस, ठीक है साथियों, इंश्योरेंस, रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या भैया, अथॉरिटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी IRDA की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है? क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड, या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, या सेल, या ONGC? तो कौन सी है, क्या हो जाएगा इस राइट आंसर? बिल्कुल, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी है। अगला क्वेश्चन, ऐसे NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? क्या रिलायंस, TCS, HCL, या इन्फोसिस? कौन सी होगी? 21 कमेंट करना भैया। बिल्कुल इन्फोसिस है। इसकी आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है भैया, यही आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है भैया। बिल्कुल, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है वो ज़रूर इसको कमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन, तरलता अधिनियम का अर्थ क्या होता है? तरलता अधिनियम का अर्थ क्या होता है भैया? नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, यही तरलता अधिनियम का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? क्या नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, या भारतीय रिजर्व बैंक? तो कौन हो जाएगा भैया? कहीं ना कहीं आपका वित्त मंत्रालय जो होता है भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? क्या निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? क्या आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, क्या सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, या भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या विदेशी ऋण कम करने के लिए? तो क्या होगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या पूर्ण रोजगार, क्या धन तथा आय को नियोजित वितरण, या अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, या मूल्य स्थिरता? तो क्या नहीं है भैया इसमें? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें? आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, यही हमारा राइट आंसर होगा भैया। निर्यात तो बिल्कुल होता है, ठीक है, इसमें निर्यात देश में मुद्रा भी होती है। ये कट हो गया, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुपर 301 किससे संबंधित है? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु विस्फोट, मानवाधिकार, या मुक्त व्यापार में अवरोध? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार में अवरोध कहीं ना कहीं आपका 301 से संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत निवेश, या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो निवेश जो है आपका विदेशी संस्थाओं के द्वारा शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निजी निवेश को कहा जाता है स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या प्रेरित निवेश? तो क्या कहते हैं? 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, यानी प्रेरित निवेश कहीं ना कहीं इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक वितरण को कहा जाता है? क्या व्यापारिक संतुलन, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन, भुगतान संतुलन, या बैलेंस शीट? क्या कहते हैं इसे? बिल्कुल, वेरी गुड,
बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, यानी भुगतान संतुलन कहीं ना कहीं इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है घरेलू मुद्रा के अवमूलन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, या उपरोक्त सभी। क्या होगा, बिल्कुल, यानी घरेलू मुद्रा के अवमूलन के द्वारा भी भैया संतुलन किया जा सकता है, निर्यात को भी बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन को। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, क्या उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, या निजीकरण। तो 33 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका निजीकरण हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश जो करते हैं भैया वो अपने लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है, क्या राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, या चालू घाटा। तो क्या होगा, 34 का राइट आंसर बिल्कुल बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा क्या है भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। क्या हो जाएगा, कुल व्यय प्राथमिक प्राप्तियां यानी गैर प्राप्तियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा आता है, ये प्राप्तियां लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्या रक्षा, सहायकी यानी सब्सिडी, ब्याज भुगतान, या सामान्य सेवाएं। तो जो हाल के वर्षों में भारत सरकार की जो है वो कहीं ना कहीं ब्याज बहुत ही भैया बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्स यानी वृक्स का सदस्य नहीं है। वृक्स के सदस्य कौन कौन से हैं भैया, ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, कौन कौन से, एक ब्राज़ील है भैया, बिल्कुल ब्राज़ील है आपका, फिर उसके बाद रूस आता है, ब्राज़ील, रूस, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, और क्या आता है आपका, इंडिया, यानी इंडिया, ठीक है साथियों, इंडिया यानी, और फिर उसके बाद सी का मतलब क्या आता है, चीन। ये 4 देश हैं भैया ब्रिक्स में, लेकिन क्या नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपका सऊदी अरब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क से अगर आपका मुख्यालय पूछा जाए तो ये कहाँ है, काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं, कौन कौन से, एक अफगानिस्तान, ठीक है साथियों, फिर आपका कहीं ना कहीं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और फिर उसके बाद आपका आता है भूटान, फिर आपका भारत आता है, फिर मालदीव, ठीक है साथियों, और नेपाल, पाकिस्तान, और श्रीलंका, ये कहीं ना कहीं आपके सार्क के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, तो भैया वो कंबोडिया नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था भैया, UNCTAD, या GAAT, या UNIDO, या OECD। तो क्या होगा भैया, GATT जो था इसका पूर्व नाम यानी क्या था भैया, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क्या, टैरिफ, फुल फॉर्म। ठीक है भैया, कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये
1948 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? बिल्कुल 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका। तो ये आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल भैया संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, नई दिल्ली, ब्राजीलिया या मॉस्को? तो कहाँ है ये कहीं ना कहीं आपका शंघाई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G20 समूह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है, इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? केवल प्रधानमंत्रियों के द्वारा, केवल वित्त मंत्रियों के द्वारा, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा या राज्यों के प्रमुखों के द्वारा? तो 42 का राइट आंसर होगा राज्यों के प्रमुखों के द्वारा, कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल भैया वेरी गुड। G20 का इस्टेब्लिश अगर आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं 1999 में हुआ था। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में होने वाली है। बिल्कुल साथियों, जय हिंद साथियों।